नमस्कार। हाउ क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही प्रयास किया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं अथवा मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज़ ह्यूमन जियोग्राफी, डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी। तो आप बताएंगे जियोग्राफी की दो मेन ब्रांचेज होती हैं। नंबर 1 फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड ह्यूमन जियोग्राफी, यानी एक भौतिक भूगोल दूसरी मानव भूगोल। अब ह्यूमन जियोग्राफी क्या होती है? भूगोल की वह शाखा जो मानवीय तथ्यों ह्यूमन फैक्टर्स का जियोग्राफिकल अध्ययन करती है, जियोग्राफिकल स्टडी करती है, ह्यूमन जियोग्राफी कहलाती है। जैसे मानव बस्तियों का अध्ययन करना, खेती का अध्ययन करना, जनसंख्या का और उद्योगों का अध्ययन करना ह्यूमन जियोग्राफी के प्रमुख पहलू हैं। ह्यूमन जियोग्राफी इज ए ब्रांच विच स्टडी ह्यूमन फैक्टर जियोग्राफिकली, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन जियोग्राफी, लाइकली स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज। आप इसमें कुछ एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये आप पिक्चर में सारी एक्टिविटी देख पा रहे हैं। ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। मानव भूगोल वास्तव में भूगोल की वह शाखा होती है जो मानव की उत्पत्ति, दी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक के उसके इन्वायरमेंट के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। तो इसमें जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों के द्वारा वो इस प्रकार से है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन है फ्रेडरिक रैटजेल का, यानी इसने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड लैंड, यानी रिलीफ या अर्थ सरफेस। सेकंड डेफिनेशन दी है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल ने। ये अमेरिका की विद्वान रही हैं और फ्रेडरिक रैटजेल की ही शिष्या रही हैं। इन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनस्टेबल अर्थ एंड एक्टिव ह्यूमन, अर्थात मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कैसी है, या मानव भूगोल की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर और विषय क्षेत्र यानी स्कोप क्या हैं। तो आप बताएंगे मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन का कार्य करती है। उनकी पारस्परिक अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन का अध्ययन करना, भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानव के उद्गम या क्रियाओं द्वारा निर्मित कल्चरल लैंडस्केप सांस्कृतिक भूदर्शय यानी मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन करना मानव भूगोल की विषय वस्तु है। आप इंग्लिश में भी ये देख सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफिकल सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। इट्स the mutual interaction between the nature and human. The subject matter या subject area of human geography is the study of the cultural landscape created by the human origin या activity under geographical conditions. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे का भाग कहता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इट्स वेरी वाइड। इसमें वे सभी कार्य पदार्थ और विचार शामिल किए जाते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से मनुष्य और इसके पर्यावरण के बीच आपस में जुड़े होते हैं, लाइकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंग्वेजेस, कल्चर और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कहता है मानव भूगोल एक ज्ञात्मक विषय है। कैसे, यानी डायनेमिक सब्जेक्ट कैसे है, या प्रौद्योगिकी के मनुष्य व भौतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया के दो लाभ बताइए। तो आपने दो बेनिफिट बताने हैं ह्यूमन और फिजिकल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के।
तो इसमें आप बताएंगे मानव भूगोल एक गयात्मक यानी डायनेमिक सब्जेक्ट है, परिवर्तनशील विषय है, चेंजेबल सब्जेक्ट है। इसमें समय के साथ साथ और सभ्यता के अनुसार, संस्कृतियों के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो मनुष्य और पर्यावरण का संबंध और बदलता चला जाता है, वैसे वैसे मानव भूगोल की विषय वस्तु भी बदल जाती है। नेक्स्ट इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आधुनिक मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी ने, वाईफाई और हॉटस्पॉट ने जब से ये आए हैं तो जो वायर टेक्नोलॉजी होती थी वो लगभग समाप्त हो गई है। अब लैंडलाइन मोबाइल, टेलीग्राम, ये सब लगभग, टेलीग्राम तो बंद हो चुका है और टेलीफोन भी लगभग मुश्किल से 1% ही यूज कहीं होते होंगे। अदरवाइज़ सभी मोबाइल टेक्नोलॉजी और उसमें भी व्हाट्सएप कॉलिंग, इसके साथ साथ वीडियो कॉलिंग, ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। इससे क्या होता है कि पर्यावरण की जो बंदिशें हैं मनुष्य पर वो कम हो जाती हैं। यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो मनुष्य के सामने आती हैं वो सारे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनलाइजेशन ऑफ नेचर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप बताएंगे कि प्रकृति और मानव आपस में जटिलता से जुड़े हुए हैं। भौतिक पर्यावरण और भौतिक घटनाओं का वर्णन हम मानव शरीर की रचना से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य का शरीर है और उसके अंग हैं, इनका यूज नेचुरल जो फिनोमिना होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे किया जाता है। तो आप देखेंगे कि हम कई बार यूज करते हैं कि पृथ्वी का रूप, ठीक है, पर्वतों का सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, तूफान की आँख, आई ऑफ साइक्लोन आई, नदी का मुख और शीर्ष, पर्वतों की चोटी, भूमि का गर्भ, भूगर्भ और महानगर कभी नहीं सोते, देश एक शरीर है और परिवहन व संचार इसकी धमनियाँ हैं, और नदी की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इनके माध्यम से भौगोलिक अध्ययन किया जाता है और प्रकृति का मानवीकरण होता है। ये आप कुछ एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, जैसे पिक्चर में पहली पिक्चर आपको साइक्लोन आई दिखाती है, दूसरी महानदी डेल्टा दिखाती है और तीसरा जो आपको लिथोस्फीयर की हिस्सों को दिखाया गया है। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल टर्म्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंग्स को, पार्ट्स को यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल की संकल्पनाएं या अप्रोचेज कौन सी हैं? तो आप बताएंगे मानव भूगोल में 20वीं शताब्दी के अंदर कुछ अप्रोचेज आई, जिसके अंतर्गत नंबर 1 है नियतिवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसे हम प्रकृतिवाद या वातावरण निश्चयवाद कहते हैं। सेकंड है पॉसिबलिज्म यानी संभावनावाद, और तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने एक्सप्लोर किया था। सबसे पहला है पर्यावरण निश्चयवाद। तो पर्यावरण निश्चयवाद को आप पढ़िए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके अंतर्गत इस विचारधारा का प्रतिपादन सबसे पहले किया था जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रैटजेल ने। दिस आइडियोलॉजी वाज प्रोफाउंडेड बाय द जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक रैटजेल। और रैटजेल का एक महत्वपूर्ण कथन है जो आपके लिए पेपर में 1 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव भूगोल अपने वातावरण की उपज है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। ये कथन किसने कहा है? तो आप आंसर क्या देंगे? फ्रेडरिक रैटजेल ने। या कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये कथन किस विचारधारा का है? तो आप बताएंगे कि ये कथन जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म विचारधारा का है। इस विचारधारा ने के सब भूगोलवेताओं का मानना है कि नेचर इज़ वेरी ग्रेट
और मनुष्य प्रकृति का दास है। ह्यूमन इज ए स्लेव ऑफ नेचर। इसी प्रश्न में से ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य को अपनी सभी क्रियाएं प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण में रहते हुए ही करनी चाहिए, और प्रकृति भी मनुष्य को कभी रोकती नहीं डेवलपमेंट करने से, लेकिन वो हमेशा एक ही वार्निंग देती है कि लिव इन योर लिमिट्स। तो पर्यावरण निश्चयवाद मनुष्य को यही सिखाता है कि हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही गतिविधियां या डेवलपमेंट के कार्य करने चाहिए। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों के जो एस्किमो लोग हैं, जिन्हें इनुइट भी कहा जाता है, जो आर्कटिक सर्कल में मिलते हैं, साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, इन सब में, और अलास्का में। तो वे जो भी गतिविधियां करते हैं वो सीधी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित रहती हैं। जैसे वो बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसको वो इग्लू कहते हैं, और वे उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं कुछ, ये फर्स्ट मैप आपको दिखाता है कि जहाँ इनुइट लोग रहते हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत ये हाल ग्रीनलैंड और कनाडा के नॉर्दर्न भाग और अलास्का के कुछ हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकंड इमेज दिखाती है कि जो एस्किमो लोग हैं वे वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट के अनुसार रेंडियर और कुत्तों का प्रयोग बर्फ़ पर चलने वाली एक लकड़ी की गाड़ी के लिए करते हैं। उस लकड़ी की गाड़ी को स्लेज कहा जाता है, जो कुत्तों के द्वारा या रेंडियर के द्वारा खींची जाती है। और एस्किमो लोग वहाँ पर अवेलेबल बर्फ़ के अनुसार ही अपना घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं, यानी बर्फ़ का घर कहते हैं। उसमें ही वो लोग रहते हैं। इसी प्रकार से जो नेचर है वो अदर स्थानों पर भी अपनी गतिविधियों के अनुसार मनुष्य के कार्यों को सीमित करती है। जैसे जायरे या कांगो नदी बेसिन जो सेंट्रल अफ्रीका में प्रवाहित होती, वहाँ पर पिग्मी नाम की जनजाति मिलती है। पिग्मी जो ट्राइब हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका के मध्य में बहने वाली कांगो रिवर और कांगो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं। बीच में कांगो रिवर बह रही है और बिल्कुल दाएं तरफ आप पिग्मी समुदाय को देख रहे हैं। ये लोग भी वहाँ की वन्य जीवन शैली के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरी इमेज में आपको ले चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना आदि देशों में, जहाँ पर कालाहारी नाम का मरुस्थल फैला हुआ है। वहाँ पर बुशमैन कबीले मिलते हैं जो आज भी हंटिंग और गैदरिंग का कार्य करते हैं, और वे आज भी जब कभी एक दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ऊँटों के कारवां के अंतर्गत जाते हैं। इसमें आप मैप देख पा रहे हैं, ये नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट, और ये कालाहारी डेजर्ट के अंदर बुशमैन ट्राइबल लोग आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो बुशमैन जनजाति है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। देर आर सो मच डिफरेंट नेम ऑफ द बुशमैन ट्राइब। दे आर आल्सो नोन एज सान, थानेदार, बारवा, कुर्ग, कुंग, खवे, ये सब उन्हीं के नाम होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो नियतिवादी विचारधारा है इसके कुछ और अन्य समर्थक भी रहे हैं, जिसमें इब्न खाल्दून, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजैल, एल्बर्ट हैटिंगटन और लक्ष्मी कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, ये सभी भूगोलवेता इसके समर्थक रहे हैं। ये आप इनकी पिक्चर भी देख रहे हैं। ये फर्स्ट पिक्चर में इब्न खाल्दून है, दूसरी पिक्चर आपकी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है, और ये कार्ल रिटर की है। इसी प्रकार से कुछ और विद्वान भी रहे हैं इनके समर्थक, जिनमें फ्रेडरिक रेडजैल, एल्बर्ट हैटिंगटन और कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल। इसके साथ साथ भूगोल की कुछ अन्य विचारधाराएं, जो मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं हैं, उन जोग्राफिकल थॉट्स को प्रोमोट करने वाले या प्रमोटर या प्रवर्तक रहे हैं निम्नलिखित विद्वान, जैसे नियतिवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया था, प्रमोट किया था फ्रेडरिक रेडजैल ने। संभावनावाद विचारधारा को प्रमोट किया था पॉल विडाल डी ला ब्लांस ने। और नवनिश्चयवादी विचारधारा, जिसे हम
नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, उसको प्रतिपादित किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के विद्वान रहे हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से संभावनावाद, यह एक फ्रेंच थॉट है, फ्रांसीसी विचारधारा है। इसको पाल विडाल डी लाप्लांस ने प्रतिपादित किया था। इसके जो मेन प्रमोटर रहे थे वो थे पाल विडाल डी लाप्लांस। इसके साथ साथ कुछ और विद्वान भी इसके समर्थक रहे, जिनमें लुइस फेवरे, ईसा बोहमेन, कार्ल सावर, जीन ब्रोन्स, अल्बर्ट डिमांजिया, ये भी इनके समर्थक रहे हैं, जिनके कुछ आप ओरिजिनल इमेज या स्नैप भी आप देख पा रहे हैं, जैसे पाल विडाल डी लाप्लांस, लुइस फेवरे, ईसा बोहमेन, कार्ल सावर, जीन ब्रोन्स, अल्बर्ट डिमांजिया। तो इन्होंने फ्रेंच विचारधारा को यानी संभावनावाद को प्रतिपादित किया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और बल के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं को किसी भी स्थान पर प्रकृति के वातावरण के अनुरूप अपनी सूझबूझ से, बुद्धि बल से कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई संभावना तलाश ही लेता है। जैसे उफनती हुई नदियों पर बांध बनाना, यानी जैसे भाखड़ा डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम आदि। इसी प्रकार से थार मरुस्थल, थार डेजर्ट जैसे राजस्थान के शुष्क भागों में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम बठिंडा के पास हरी के बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर बनाना, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ये मनुष्य की बुद्धि और बल का ही प्रतीक है। इसी प्रकार से ढलान के विपरीत उठान नहर बनाकर सिंचाई करना, जैसे साउथ हरियाणा में ऐसा किया जाता है, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से की है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि बल से समुद्र को भी पीछे धकेलने की ताकत रखता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको नीदरलैंड, यूरोप से मिल जाएगा, जहाँ पर समुद्र को पीछे धकेल दिया जाता है और जो खाली ज़मीन उनको प्राप्त होती है उसे पोल्डर्स कहते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाता है और घुमावदार रास्ते बनाकर अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर यूरिया बनाना, कृत्रिम वर्षा कराना या वर्षा को रोकने की भी ताकत मनुष्य रखता है, यानी ऐसी गैसें वातावरण में छोड़ देता है जिसके कारण से जो बादल हैं उनका कंडेंसेशन रुक जाता है और वे नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। इसी प्रकार से चिलचिलाती धूप से बचने के लिए मनुष्य ने वातानुकूलित गाड़ियाँ बनाई हैं, मकान बनाए हैं। ये सब भी मनुष्य की बुद्धि बल का ही एग्जाम्पल है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से, संकल्प शक्ति से और कुशलता से सभी मापदंडों को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट कहता है नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद, जिसे रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। यह विचारधारा प्रकृति को समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानते हुए मनुष्य को भी इसमें कुछ संभावनाओं को तलाशने वाला बुद्धिमान प्राणी के रूप में मानती है। इस विचारधारा के समन्वयक रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर, जो वास्तव में पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद की चरम सीमाओं के बीच के दर्शन या विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मानना रहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि बल से वातावरण को चेंज करने की ताकत रखता है, लेकिन प्रकृति भी सबसे अधिक शक्तिशाली है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद, आधुनिक निश्चयवाद, रुको व जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, वैज्ञानिक निश्चयवाद यानी नियो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा है। वो एक बात कहते हैं या कथन देते हैं कि वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का पूर्ण विजेता है। दोनों का एक दूसरे के साथ क्रियात्मक संबंध है। यानी ग्रिफिथ टेलर बिलीव्ड दैट इन रियलिटी नाइदर नेचर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैन नॉर इज मैन
the complete conqueror of nature. Both have a functional relationship with each other. यानी उनका कहना है कि मनुष्य अपनी बुद्धि बल के द्वारा चेंज करने की ताकत तो रखता है, लेकिन जहाँ तक प्रकृति अलाउ करती वहीं तक हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही या कोई रेड बत्ती किसी एक दिशा से आने वाली सभी गाड़ियों को नियम के अनुसार रोकती है और उनको जाने देती है, जो इस विचारधारा रुको और जाओ को प्रतिपादित करती है। इसी प्रकार से उनका मानना है कि प्रकृति मानव को नियंत्रित तो रख सकती है, लेकिन वह पूर्ण विवेक और अपनी बुद्धि बल के द्वारा कुछ ना कुछ संभावनाएं तलाश ही लेता है। इसके विपरीत कभी कभी जब मानव अपने आप को सर्वोपरि सुपीरियर समझने लगता है, तो प्रकृति पलक झपकाने की देरी की अवधि में अपना रौद्र रूप दिखाती। जैसे फॉर एग्जांपल 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया भयंकर भूकंप, 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी, सूखा और बाढ़। जैसे इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के ब्यास दरिया में भयंकर तूफान फ्लड आई, जिसके अंतर्गत कुल्लू, मनाली, शिमला इन सब के रास्ते जो हैं वो बुरी तरह से तहस नहस हो गए। बहुत सारे लोगों के मकान, दुकान, बाज़ार सब नदी के माध्यम से बह गए और नदियों ने पहाड़ में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इसी प्रकार से आगे वो कहते हैं ग्रिफिथ टेलर कि मनुष्य वास्तव में प्रकृति का आज्ञापालक बनकर ही प्रकृति पर विजय पा सकता है। मैन कैन ओवरकम नेचर ओनली बाय बिकमिंग ओबीडियंट टू इट। और यदि हम कंक्लूजन में कहें कि इस विचारधारा की कुछ विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, तो दैट आर दिस स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट ए मिडल पाथ बिटवीन द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म। यानी ये संभावनावाद और निश्चयवाद के बीच की विचारधारा है। इसके साथ साथ सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत पोषणीय विकास की बात की गई है और समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया गया है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य न तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है और न ही वह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को, लॉ को फॉलो करना होगा। विकास करते समय हमें प्रकृति की सीमाओं का ध्यान रखना होगा। जंगलों को नष्ट करने से बचना होगा। खनन करते समय दोहन करते समय हमें प्रकृति की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल की कुछ नूतन रिसेंट अप्रोचेज क्या हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्योग्राफी में कुछ न्यू अप्रोचेज या न्यू मेथड्स भी आए, जिसके अंदर वेलफेयर अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, पॉजिटिविज्म और बिहेवियर अप्रोच ये आए। तो कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा वेलफेयर अप्रोच के अंतर्गत क्या था कि विश्व के अनेक देशों में पूंजी के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया के स्वरूप ये विचारधारा लाई गई, जिसमें मानव कल्याण की बातों को सर्वोपरि रखा गया। जैसे इसमें DM स्मिथ ने काफ़ी कार्य किया, जिनकी पिक्चर भी आप DM स्मिथ और डेविड हार्वे उनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये इसके मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। इस विचारधारा में निर्धनता, भूख, गरीबी, विकास के प्रादेशिक असंतुलन, नगरीय झुग्गी झोंपड़ी, मलिन बस्तियां और उनके अभाव जैसे विषयों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की बात कही गई है। इस विचारधारा जो वेलफेयर अप्रोच है, इस विचारधारा का कहना है कि मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण और सामाजिक चेतना से जोड़ना चाहिए। सेकंड, इस विचारधारा का मानना है कि ये विचारधारा 1970 से ही
गठित है। नेक्स्ट, इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। हाउसिंग पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। यह मनुष्य की केंद्रीय व क्रियाशीलता पर बल देती है और इसमें प्रादेशिक असमानता, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण अनेक उपायों पर बल दिया जाता है और समाज इस बात का भी विचार करता है कि जो कल्याणपरक विचारधारा, इसके मूल प्रश्न कौन से हैं। इसके मूल प्रश्न है WH फैमिली, क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, होम या हु। ये सब इसके मूल प्रश्न हैं। इसी प्रकार से सेकंड विचारधारा है मूलवादी विचारधारा। इस विचारधारा के कारण सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स, ये रूसी विद्वान रहे हैं, समाजवादी अप्रोच इनकी रही है सोशलिज्म की, जो उनके विचारों को इसमें प्रयोग किया गया है। इस विचारधारा के अन्य समर्थक रहे हैं BLJ बेरी, विलियम बंग, डेविड हार्वे। इस विचारधारा का उदय हुआ 50s के दशक में क्वांटिटेटिव मेथड के यूज करने को प्रोत्साहित करने हेतु, ताकि भौगोलिक विश्लेषणों को ऑब्जेक्टिव बनाया जा सके। देन आती है व्यवहारिक विचारधारा, बिहेवियर अप्रोच। इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय ने। तो इसका मानना है कि जिन पदार्थों को हम दुनिया में देखते हैं उन्हें अलग हिस्से के रूप में देखने की अपेक्षा हमें टोटलिटी के रूप में देखना चाहिए। वास्तव में यह जो विचारधारा है ये पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट, उसकी एंटीथीसिस के रूप में विकसित हुई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल की जो उप शाखाएँ या उप क्षेत्र हैं या उप विषय हैं वे कौन से हैं, सब ब्रांचेज, सब सब्जेक्ट कौन से हैं। तो इसमें अनेक सब्जेक्ट हैं जो इसके सब पार्ट के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें मानव विज्ञान भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल ज्योग्राफी, ये स्टडी करती है डाइवर्स स्पीसीज़ की इन द लार्ज स्केल ऑफ स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, यानी पृथ्वी पर उपलब्ध जो विभिन्न जीव हैं उनकी स्थानिक संदर्भ में ये विविधताओं का अध्ययन करती है। सेकंड है कल्चरल ज्योग्राफी, जो सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। तीसरी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टडी करती है, जिसमें लोकल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसी की कुछ और ब्रांचेज भी हैं, आर्थिक भूगोल की कुछ और ब्रांचेज हैं, जैसे रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यह पॉलिटिकल परिघटनाओं का अध्ययन करती है ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसका उद्देश्य होता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स का ओरिजिन और उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है उनका अध्ययन करना। देन आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसका उद्देश्य होता है स्पेशियल एंड टेम्परल स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमिना इन हिस्टोरिकल कंडीशंस। देन आता है सोशल जियोग्राफी, जो अध्ययन करती है सोशल एक्टिविटीज़ का, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवहुड एंड अदर जो सोशल एस्पेक्ट हैं ज्योग्राफी के, उन सब का। इसी प्रकार से नेक्स्ट विषय है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, फर्टिलिटी, इसके साथ साथ मोर्टेलिटी, माइग्रेशन एक्सेट्रा, इन सब टॉपिक्स का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। देन इसकी एक ह्यूमन ज्योग्राफी की एक अन्य ब्रांच है जिसका नाम है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स का अध्ययन करती है। उनकी फीचर्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका जो फंक्शनल हायरार्की है वो क्या है, वो किस प्रकार से बसती हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनको किस किस नामों से जाना जाता है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो सब इसके अंतर्गत
अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी अदर सोशल साइंसेज से कैसे रिलेटेड है। ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअल में क्या करती है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अध्ययन के लिए इकोनॉमिक्स का, समय के ज्ञान के लिए हिस्ट्री का, पॉपुलेशन के विशेषताओं को जानने हेतु डेमोग्राफी का, फसलों की वितरण और भूमि उपयोग लैंड यूज को जानने के लिए एग्रीकल्चर साइंस का, और मानव समुदाय, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के अध्ययन के लिए सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का मदद लेती है। भू राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राज्य व्यवस्था आदि के अध्ययन के लिए पॉलिटिकल साइंस का सहारा लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज को रिलेटेड विद ईच अदर सब्जेक्ट्स। तो ये उनसे मदद लेती है और उनको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी शेयर करती है। देन आता है मानव भूगोल की दो विचारधाराएं या अध्ययन की दो विधियां कौन सी हैं, अथवा क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टेमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात आती है सिस्टेमेटिक अप्रोच की। यह भूगोल की वह शाखा होती है जो ज्योग्राफिकल तथ्यों की क्षेत्रीय विशेषताओं, रीजनल टॉपिक्स का, रीजनल फीचर्स का सिक्वेंशियल मेथड से, सिस्टेमेटिक मेथड से स्टडी करती है। दूसरा पॉइंट है कि यह अध्ययन एकांकी रूप में होता है, 1 by 1 फॉर्म में होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है यानी पॉलिटिकल यूनिट बेस्ड होता है। यह अध्ययन खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। इसमें प्रेजेंट किया जाता है फाइंडिंग एंड फैक्ट्स को, और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। देन आती है रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच क्या करती है, जोग्राफिकल फैक्ट्स को रीजन्स के आधार पर अध्ययन करती है, जैसे मानसून रीजन, टुंड्रा रीजन, डेजर्ट रीजन। इस प्रकार से अलग अलग एरिया का अध्ययन इसमें किया जाता है। यह एक समाकलित इंटरग्रेटेड स्टडी होती है। इसका अध्ययन इकाइयों के आधार पर किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत जो जोग्राफिकल स्टडी है वो यूनिट बेस्ड होती है। यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण और मनुष्यों के इंटरेक्शन का अध्ययन करती है, और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था कार्ल रिटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके चैप्टर का हिस्सा है कि बेंदा कहाँ रहता था, वह क्या कार्य करता था। तो आपके चैप्टर में एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें ट्राइबल पीपल्स के बारे में ज्योग्राफिकल फैक्ट दिए गए हैं कि अध्याय में बेंदा ये वास्तव में एक समुदाय है जो अबुझमाड़ के जंगलों मध्य प्रदेश में रहता है, झोपड़ीज में, हट में रहता है ये, फॉरेस्ट में। तो यह छोटी लंगोटी पहने हुए है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है। ये ट्राइबल लोग फॉरेस्ट को पेंडा कहते हैं और उसका सर्वे करते हैं। एक छोटा सा जो है लियोन क्लॉथ वियर करके और साथ में एक्स अपने हाथ में लेकर ये वन में सर्वे करता है। इसका कबीला यानी ये जो सोसाइटी है, ट्राइबल लोग हैं, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, जो एग्रीकल्चर का एक प्राइमेटिव फॉर्म होता है, एनिशिएंट रूप होता है। ये लोग वन्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं जिसमें कंदमूल, फल, जड़ आदि शामिल होते हैं, और ये पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन मदाही नामक एक ट्राइबल मेले का आयोजन भी करते हैं। और इन लोगों का मानना है कि जो भौतिक वातावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो मदर नेचर के रूप में ये लोग उसकी पूजा करते हैं और उसको मानते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान कैसे महत्वपूर्ण है। तो जो जोग्राफिकल नॉलेज है या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उसमें जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस या नेचर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती। जैसे टेक्नोलॉजी किसी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का सूचक है। टेक्नोलॉजी इज एन इंडिकेटर ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। सेकंड पॉइंट कहता है कि घर्षण के नियमों को समझने के लिए मनुष्य ने आग की खोज की। मैन डिस्कवर्ड फायर बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कि किस प्रकार से उसने चकमक पत्थरों को आपस में रब करके आग की खोज की। डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों को जानकर मनुष्य ने अनेक बीमारियों पर विजय पाई है। इसी प्रकार से वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हुए मनुष्य ने वायु परिवहन को संभव बनाया है। तो
ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति की मदद लेकर बहुत कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट कहता है कि किन मानवीय मूल्यों के आधार पर मानव भौतिक और प्राकृतिक साधनों को बनाए या बचाए रख सकता है। नंबर 1, हमें प्राकृतिक साधनों की उपयोगिता को समझना होगा। वी शुड अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। और हमें संसाधनों के प्रति सुरक्षात्मक, जिसको हम 3R फार्मूला भी कहते हैं, उसको अपनाना होगा, जिसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल करना होगा। हमें नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना होगा। हमें प्रकृति के प्रति लविंग बिहेवियर रखना होगा और अत्यधिक उपभोग के लालच से हमें मुक्त होना पड़ेगा ताकि हम प्रकृति को बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विषय के रूप में भूगोल कैसा विषय है। तो आप कहेंगे कि भूगोल एक समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। नंबर 1, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी मदर नेचर, ये मेजर कंपोनेंट है अर्थ का। और सेकंड वन है मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल में 1970 के दशक में 1970s के जो डिकेड्स है उसमें कौन सी नई विचारधाराओं का उदय हुआ। उनमें हुआ था मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारिक विचारधारा यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, रेडिकल अप्रोच और बिहेवियरिकल अप्रोच। तो इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस काल को भूगोल में उत्तराधुनिकतावाद कहते हैं। विच पीरियड इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्नाइजिज्म इन ज्योग्राफी। 1990s के दशक को पोस्ट मॉडर्नाइज्म इन ज्योग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र कौन से हैं। तो आप बताएंगे एक इलेक्टोरल ज्योग्राफी यानी निर्वाचन भूगोल और मिलिट्री ज्योग्राफी। अब देखते हैं इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो आपकी बुक के पीछे भी दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन सबसे पहला कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द जियोग्राफी। तो इसका आंसर आता है डी भाग, नॉट रेलिवेंट इन द मॉडर्न टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इसने गलत लिखा है, ये वास्तव में रेलिवेंट है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो इसमें आता है सैंपल ऑफ रॉकी मटेरियल फ्रॉम द मून। हालांकि अभी हमारा चंद्रयान 3 मून पर पहुंच गया है और वो जियोग्राफिकल सूचनाएं हमें ट्रांसमिट कर रहा है। तो अभी आने वाले समय में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड इन्वायरमेंट। जैसा कि अभी आपने चैप्टर के अध्ययन में भी पढ़ा था कि इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और वो है ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति। तो ये था आपका चैप्टर 1। चैप्टर 2 का अध्ययन हम बाद में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।